since it is semester 1, we call it applied maths 1. जहां तक सेम 1 का सवाल है, हम लोग इसको नाम देते हैं अप्लाइड मैथ्स 1. Now, as far as marks are concerned, देखो डिफरेंस है. अगर आप किसी नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज में हो, जैसे थाडोमल हो गया, फादर एग्नेल हो गया, एनीथिंग लाइक दैट, अगर आप किसी नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज में हो तो आपका मैथ्स 125 मार्क का होता है. मंडे को सर ने BEE लिया था, तो BEE वॉज ऑफ 150. ये जो मैथ्स होता है इट इज ऑफ 125. ऑटोनॉमस कॉलेज का कुछ बोल नहीं सकते, वेरिएबल होता है. ऑटोनॉमस कॉलेज में कुछ फिक्स नहीं है. अगर आप ऑटोनॉमस कॉलेज की बात करो तो 100 मार्क का भी हो सकता है और 125 का भी हो सकता है. इट कैन बी 100 मार्क मैथ्स और इट कैन बी 125 मार्क्स मैथ्स. कुछ भी हो सकता है. As far as your maths 1 is concerned, now it is more of applied approach rather than studying only formulas. फॉर्मूला तो पढ़ते रहना ही है, वो तो एक फॉर्मेलिटी है, नो डाउट. लेकिन अब तुम फॉर्मूले से ज्यादा जो पढ़ोगे वो होंगे कंसेप्ट्स और एप्लीकेशन. मतलब उस चैप्टर की रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है वो तुम्हें ज्यादा पढ़ने को मिलेगा रादर देन ओनली फॉर्मूलास. तुम्हारा जो मैथ्स 1 है प्राइमरीली वो मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है. इसका जो पहला मॉड्यूल होता है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स. आपका जो मैथमेटिक्स 1 है वो मॉड्यूल में डिवाइडेड है. फर्स्ट मॉड्यूल इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अगर मैं कहूं कि आपका पोर्शन 125 मार्क का पेपर बनवाएगा, इसमें 28 से लेके शायद 29 तक ये मॉड्यूल से आएगा. आई कैन नेम इट एज मॉड्यूल 1. तो मॉड्यूल 1 से आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स 28 मार्क्स से लेके 29 मार्क्स. एनीथिंग बिटवीन 28 एंड 29. टोटल 3 चैप्टर्स होते हैं. इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स देयर आर 3 चैप्टर्स. हाँ, ये याद रखना बेटा, ये सिर्फ मॉड्यूल का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ये तुम्हारे चैप्टर का नाम नहीं है, ये मॉड्यूल है. अब जब आप चैप्टर का नाम देते हो तो ये पहला चैप्टर फॉर्मेलिटी के लिए नाम इसका यही रखता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स. However, if I specifically go for ये जो चैप्टर है, योर चैप्टर नंबर 1, इट इज मोर ऑन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, बच्चों ने सुना ही होगा e⁻⁴. ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, पहला चैप्टर प्राइमरीली उसके ऊपर है
कि ई रेस टू आई थीटा को तुम कहां कहां यूज कर सकते हो, ऑल प्लेसेस वेर एवर यू कैन यूज योर ई रेस टू आई थीटा. सेकेंड चैप्टर आता है हाइपरबोलिक फंक्शंस. यही चैप्टर सबसे डिफिकल्ट कहलाता है इन द होल सिलेबस. मतलब इस चैप्टर में ही बच्चा कई बार बोलता है कि सर क्लिक ही नहीं हुआ कि सम शुरू कैसे करना है. बच्चा बोलता है मेरे को क्लिक ही नहीं हुआ. तो हाइपरबोलिक फंक्शंस इज अगेन अ वेरी गुड टॉपिक टू हैंडल विद. हाइपरबोलिक फंक्शन जनरली क्या करता है, तुम्हारा जो 11th स्टैंडर्ड का हाइपरबोला था वो उठाता है, 11th स्टैंडर्ड का कंपाउंड एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री का वो उठाता है. तो इट इज हाइपरबोला चैप्टर, कंपाउंड एंगल्स चैप्टर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर. इट इज हाइपरबोला, कंपाउंड एंगल्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तीनों टॉपिक्स का ये कॉम्बिनेशन है, यू कैन से हाइब्रिड. इसमें से एक बार के लिए मैं बोलूंगा हाइपरबोला नहीं भी आता रहेगा तो चलेगा. हाइपरबोला आना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. हाइपरबोला नहीं आता है चलेगा, लेकिन ये दोनों चैप्टर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर तो आना ही चाहिए, साथ में कंपाउंड एंगल्स भी आना चाहिए. इसके बाद जो चैप्टर आएगा दैट इज लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स याद होगा जब हम लोग 11th स्टैंडर्ड में थे और लॉगरिथम कंसेप्ट पढ़ रहे थे. वी वर इन 11th स्टैंडर्ड स्टडिंग कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथम. तो हमने FYJC में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर, जैसे ही हम लोग लिखते थे लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर, टीचर बोल देती थी नॉट डिफाइन. टीचर बोलती थी लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड. ये जो तुम्हारा इंजीनियरिंग का कोर्स होता है बीटेक, ये बोलता है दिस इज नॉट ट्रू. बीटेक बोलेगा कि बॉस लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज डिफाइंड बट द आंसर इज कॉम्प्लेक्स. log of negative number is defined but the answer is complex. In fact, even log of complex number is defined. log of negative क्या, log of complex number भी डिफाइंड होता है और आंसर इसका भी कॉम्प्लेक्स होता है. तो 11th स्टैंडर्ड तो बोल के भाग गया था कि लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड. अपना फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग क्लियर करेगा कि लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज डिफाइंड बट द आंसर इज कॉम्प्लेक्स. दोनों में बहुत फर्क है बेटा. नॉट डिफाइंड बोलेगा तो सामने वाले को आंसर देने की जरूरत ही नहीं होती है, लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि आंसर कॉम्प्लेक्स है तो आंसर देना पड़ेगा. यू हैव टू. तो हमको ये वाला जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग है ये सिखा देगा अच्छे से
कि लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर कैसे रिप्रेजेंट होता है, कैसे लिखा जाता है। तो एज फार एज योर मॉड्यूल 1 इज कंसर्न, ये 3 चैप्टर्स यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके ये 3 चैप्टर्स आपको करने हैं अच्छे से। अगर इतना कर लिया तो 28-29 मार्क्स अपना। मॉड्यूल 2 इज डिफरेंशिएशन, यस, यानी आपका डेरिवेटिव्स। तो आपका मॉड्यूल 2 बोलेगा डिफरेंशिएशन। बेटा इसकी वेटेज थोड़ी ज्यादा है। अगर आप डिफरेंशिएशन की बात करते हो तो ये 39 से लेके 42 मार्क्स तक कवर करता है। इट विल आस्क यू दिस मच, 49 से लेके 39 से लेके 42 मार्क्स तक का ये चैप्टर आता है, मॉड्यूल आता है। इसमें फर्दर सेग्रीगेशन देखोगे तो टोटल 4 चैप्टर है। फर्स्ट वन इज सक्सेसिव डेरिवेटिव्स, सक्सेसिव डेरिवेटिव्स। अब व्हाट इज सक्सेसिव डेरिवेटिव्स? तो आपने इन 12th स्टैंडर्ड आपने dy बाय dx पढ़ा, आपने d2y बाय dx स्क्वायर पढ़ा, ज्यादा से ज्यादा गए तो d3y बाय dx क्यूब पढ़ा। ये सब तुमने 12th में पढ़ा। सक्सेसिव डेरिवेटिव ये तुम्हें सिखाने को जाएगा dny बाय dx रेज टू n। मतलब ये कहता है nth डेरिवेटिव। फिर उस फॉर्मूले में आप n की कुछ भी वैल्यू डालो, आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इवन 100th डेरिवेटिव भी आ जाएगा। ये जो सक्सेसिव डेरिवेटिव्स होता है बेटा, ये आगे चल के फॉरेंसिक साइंस में अप्लाई होता है। फॉरेंसिक साइंस में भी ये सक्सेसिव डेरिवेटिव अप्लाई होता है। तो यू कैन से लेटर अप्लाइड इन फॉरेंसिक साइंस। अगला चैप्टर आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। यस, ये आपका अगला चैप्टर कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन। 12th स्टैंडर्ड में अपने पास जनरली होता था y इज अ फंक्शन ऑफ x। 12th स्टैंडर्ड सिर्फ इतने तक बोलता है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x वेयर y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो when y is a function of x, it says y is a dependent variable, x is a independent variable। तो इसके कहने का मतलब होता था y is a dependent variable, x is a independent variable, जिसके वजह से तुम्हें फाइंड आउट करना होता था dy by dx। दैट इज डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल।
विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये तुम फाइंड आउट करते थे इन योर 12th स्टैंडर्ड, क्योंकि एक ही डिपेंडेंट होता था और एक ही इंडिपेंडेंट होता था। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन बेसिकली तुम्हें क्या सिखाने वाला है? पार्शियल डिफरेंशिएशन सिखाएगा कि आइदर z विल बी अ फंक्शन ऑफ x एंड y, यानी बेसिकली देयर आर वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, या फिर u is a function of x, y and z। अब प्रॉब्लम आना स्टार्ट इधर होगा, यहां हम लोग बोलेंगे कि देयर आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो मैं डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लूं? तो बेटा आप एक बार में एक ही के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले सकते हो। तो या तो वो डेबा z बाय डेबा x मारेगा, यानी जब वो डेबा z बाय डेबा x मार रहा है उसके लिए y कांस्टेंट है, या फिर वो डेबा z बाय डेबा y मारेगा। Either he will put deba z by deba x or he will apply deba z by deba y। अगर उसने विद रिस्पेक्ट टू x किया तो वो y को कांस्टेंट मानेगा, और अगर उसने विद रिस्पेक्ट टू y किया तो x को कांस्टेंट मानेगा। सेम वे इसमें भी वही होने वाला है। देयर आर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स गाइस, तो या तो वो डेबा u बाय डेबा x लेगा, या वो डेबा u बाय डेबा y लेगा, या वो डेबा u बाय डेबा z लेगा। यानी जब विद रिस्पेक्ट टू x लेगा तो y और z कांस्टेंट है, जब वो विद रिस्पेक्ट टू y लेगा तो x और z कांस्टेंट है, और जब वो विद रिस्पेक्ट टू z लेगा तो x और y कांस्टेंट है। ये जो चैप्टर है दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन, इट इज क्वाइट फेमस फॉर लेंदी टाइप ऑफ सम्स। मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन के जो सम्स होते हैं ना बहुत ही ज्यादा लेंदी होते हैं, कई बार 2 पेज 3 पेज के सम भी जाएंगे। एक तरह से कई बार हम लोग बच्चों को ऐसा बोलते हैं कि ये जो चैप्टर है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये बच्चे की पेशियंस चेक करता है कि बच्चा एक सम पे कितनी देर तक मेहनत कर सकता है। बच्चे को फास्ट फूड खाने की आदत है या प्रॉपर डिनर बना के खाने की आदत है? अगर बच्चा फास्ट फूड वाला है, उसको डिनर का ज्यादा शौक नहीं है, तो गारंटी देता हूं वो पार्शियल वाले चैप्टर का हर सम बीच बीच में छोड़ देगा, कंप्लीट नहीं कर पाएगा वो। ये चैप्टर ही ऐसा है, बहुत लेंदी सम्स होते हैं इसके। देन देयर विल बी अ चैप्टर कॉल्ड मैक्सिमा मिनिमा। अब एक चैप्टर आएगा मैक्सिमा मिनिमा, ये वर्ड तुमने सुना हुआ है, 12th स्टैंडर्ड के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में था। बेसिकली योर मैक्सिमा मिनिमा इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स।
ये जो तुम पार्शियल डेरिवेटिव्स चैप्टर करोगे ऊपर वाला, ये उसकी एप्लीकेशन है। थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड जैसा है, नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। 12th स्टैंडर्ड में अगेन वही होता था, y इज अ फंक्शन ऑफ x, फिर तुम इसका dy बाय dx निकालते थे, फिर dy बाय dx को इक्वल टू 0 बोलते थे, फिर यहां से x की कुछ वैल्यूज आती थी कि व्हाट इज x1 व्हाट इज x2, फिर d2y बाय dx स्क्वायर निकलते थे, फिर d2y बाय dx स्क्वायर निकलते थे, और फिर चेक करते थे कि d2y बाय dx स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अभी भी कुछ हद तक सेम केस होने वाले हैं, बस अब आएगा z विल बी अ फंक्शन ऑफ x एंड y। अब आएगा कि z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। अब वो क्या करेगा, डेबा z बाय डेबा x निकालेगा, डेबा z बाय डेबा y निकालेगा, दोनों निकालेगा। पहले क्या होता था कि तुम सीधा dy बाय dx निकालते थे, अब वो डेबा z बाय डेबा x भी निकालेगा, डेबा z बाय डेबा y भी निकालेगा। देन कैसे हम लोग 12th स्टैंडर्ड के dy बाय dx को 0 बोलते थे, वी यूज्ड टू से दैट एज 0। बिलीव मी गाइस, अभी भी कुछ अलग नहीं होने वाला है, सेम ही होने वाला है। अब मैं डेबा z बाय डेबा x को 0 बोलूंगा, डेबा z बाय डेबा y को भी 0 बोलूंगा, दोनों को 0 बोलना है और नहीं है ये। फिर कैसे अपने को 12th स्टैंडर्ड में x की वैल्यूज आती थी, अभी हमें x कॉमा y की वैल्यूज आएंगी, x1 कॉमा y1 लाइक दिस, x1 कॉमा y2, ऐसा आता रहेगा, बहुत कुछ आएगा, मतलब मैनी कपल्स विल बी देयर। फिर वो कुछ तो सेकंड ऑर्डर निकालेगा, अब जब वो सेकंड ऑर्डर निकालेगा तो डेबा 2z बाय डेबा x स्क्वायर निकालेगा, डेबा 2z बाय डेबा y स्क्वायर निकालेगा, और अब की बार और एक आएगा बेटा, डेबा 2z बाय डेबा x डेबा y भी निकालेगा, ये तीनों निकालेगा, और अब ये तीनों मिलके डिसाइड करेंगे तुम्हारा मैक्सिमा मिनिमा। एक सम मैक्सिमा मिनिमा का 8 मार्क के लिए आएगा ही आएगा बेटा, वन सम ऑफ 8 मार्क्स विल डेफिनेटली कम ऑन मैक्सिमा मिनिमा। अगर मैं ओनली पार्शियल डेरिवेटिव की बात करूं तो 11 मार्क तक आने का चांस रहता है, 11 मार्क्स तक का पार्शियल डिफरेंशिएशन आने का चांस है, सक्सेसिव भी 11 मार्क्स तक का आने का चांस है। जो हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया सक्सेसिव डेरिवेटिव्स, वो भी 11 मार्क तक आ सकता है, पार्शियल भी 11 मार्क का आ सकता है, और मैक्सिमा मिनिमा 8 मार्क्स तक का आएगा। फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड यूलर थियरम। एक चैप्टर होगा आपको यूलर थियरम ऑन होमोजीनियस इक्वेशंस। इट विल बी यूलर थियरम।
ऑन होमोजीनियस इक्वेशंस। ये भी 8 मार्क तक का चैप्टर है। एक सम इस पे भी आएगा। इस चैप्टर के बारे में ज्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं अपने पास। सिर्फ इतना बोल सकता हूं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन के कुछ स्पेशल वेराइटीज ये कवर करेगा। तो आई कैन से सम स्पेशल वेराइटीज ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। मैं जनरली मेरे को आदत है पार्शियल डिफरेंशिएशन को मैं पीडी बोलता हूं। यू कैन चेक। मैंने आपको एक 40 मार्क का आसपास का हिसाब किताब दिया कि ये मॉड्यूल 40 मार्क तक का पूछ सकते हैं, और ये उसमें 4 चैप्टर्स हैं। कॉम्प्लेक्स का मॉड्यूल 3 चैप्टर का है। सिलेबस के सबसे क्रिटिकल चैप्टर्स जहां बच्चों को प्रॉब्लम आती ही है आर हाइपरबोलिक फंक्शंस। इसमें बच्चों को खासी प्रॉब्लम आती है। पार्शियल डिफरेंशिएशन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आता है। जनरली पेशियंस लेवल पे तकलीफ है। अगर मैं हाइपरबोलिक फंक्शंस को 5 स्टार चैप्टर बोलूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पार्शियल को मैं सेम 5 स्टार दे सकता हूं। मतलब बोथ दीज चैप्टर्स आर वेरी क्रिटिकल, मतलब डिफिकल्ट हैं समझने के लिए। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर है ये भी कोई कम डिफिकल्ट नहीं है, पर हाइपरबोलिक फंक्शन से तो कंपैरेटिवली इजी है। तो 5 स्टार के जगह इसको मैं 4 स्टार दूं तो चलेगा। यानी ये हाइपरबोलिक फंक्शन से तो रादर देन बहुत इजी है। हाइपरबोलिक फंक्शन से इजी है। और ये लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये सीरियसली इजी है। इसको मैं 3 स्टार भी नहीं दूंगा, आई विल गिव इट 2 स्टार्स। हाँ, जहां तक सक्सेसिव डेरिवेटिव का सवाल है ये अगेन 4 स्टार कैटेगरी है। इट्स अ 4 स्टार कैटेगरी, मतलब ये भी डिफिकल्ट है। मैक्सिमम मिनिमा कैन बी लाइक लेंदी सम्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है लेंदी सम्स, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, लेंदी होते हैं। आराम से 2-2.5 पेज कवर कर ले ऐसे। अगेन यूलर थियरम इज वन ऑफ द टॉपिक जो वीक बच्चों के लिए फेवरेट होता है। वो बच्चे आराम से निकाल लेते हैं। अगर मैं वीक बच्चों के हिसाब से देखूं तो उन लोग का वन ऑफ द फेवरेट्स होता है यूलर थियरम। वो लोग इस चैप्टर को काफी आराम से निकाल पाते हैं। दे आर इजीली सॉल्वेबल। लेट मी सी योर मॉड्यूल 3. Your module 3 comprises of the concept matrices. तुम्हें मॉड्यूल 3 से जो आएगा वो है मैट्राइसेस। तकरीबन 22 मार्क का चैप्टर है। चैप्टर नहीं, मॉड्यूल है। तकरीबन 22 मार्क्स का मॉड्यूल है। So this you can say your module 3. मैट्राइसेस मॉड्यूल में 2 चैप्टर्स है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्राइसेस चैप्टर का वन ऑफ द मॉड्यूल का वन ऑफ द चैप्टर इज रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, एंड अनदर चैप्टर इज सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस।
सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये 2 चैप्टर है आपको इन द मॉड्यूल मैट्रिसेस। रैंक ऑफ मैट्रिक्स को बाद में यानी कि 4th ईयर में आप रोबोटिक्स के लिए यूज करने वाले हो। You are going to use the concepts of rank of matrix in the chapter robotics. 12th में आपने बड़े से बड़ा कैसा मैट्रिक्स देखा? तो 12th में आपको किसी ने 3x3 से बड़ा मैट्रिक्स दिखाया ही नहीं। This was the biggest matrix you faced in 12th standard. और इसमें तुम करते थे रो ट्रांसफॉर्मेशंस एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। अब वो जमाने गए, अब वो तुमसे बड़े मैट्रिक्स पूछेगा और जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, वो दे कैन बी रेक्टेंगल मैट्रिक्स, और उसमें तुम्हें रो ट्रांसफॉर्मेशंस करना पड़ेगा। जैसे ये वाला 3x4, even 4x4 is possible, even 4x5 is possible, even 5x4 is possible. आपको इतने बड़े बड़े मैट्रिसेस में ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशंस और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों। 12th स्टैंडर्ड में फिर भी हम बच्चे को बोलते थे कि तू चाहे तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अवॉइड कर सकता है। इंजीनियरिंग में नहीं बोल सकते हम लोग, कंपलसरी हो जाता है। मतलब कुछ प्रोसेस हैं ऐसे जिसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना इज नेसेसरी। तो यहां करेंगे इतने बड़े बड़े मैट्रिसेस में। रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे पकड़ के चलो 11 मार्क का आएगा, ये 11 मार्क्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक विल बी गिवन 11 मार्क्स। दो सम्स आएंगे, एक 5 मार्क का, एक 6 मार्क का। अच्छा, अब ये जो लीनियर इक्वेशंस होती है, अगर आप 12th स्टैंडर्ड की बात करो तो वो 2 में पूछता था, या तो ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, या फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। अगर मैं अपने 12th स्टैंडर्ड की बात करूं तो इसके आगे बढ़ता ही नहीं था, और एक ही मेथड होता था, रिडक्शन मेथड। ये जो लीनियर इक्वेशंस है, इसके पास फुल फ्रीडम है। ये जो लीनियर इक्वेशन चैप्टर है, ये तुमसे 4 वेरिएबल वाली इक्वेशन भी पूछ सकता है। तो he can ask you 4 variable equations, he can ask you 5 variable equations, he can ask you unique solution equations, he can ask you infinite solution equations, and he can also ask you no solution equations. पॉसिबल है। ये चैप्टर तकरीबन 12 मार्क्स कैरी करेगा। तो ये भी जो मैंने 22 बोला, इट इज 22 से 23।
हाँ, वन थिंग इज गुड, मॉड्यूल 3 में 3 ही चैप्टर है, 2, रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस। एंड लास्ट मॉड्यूल न्यूमेरिकल टेक्निक्स। ये जो तुम्हारा लास्ट चैप्टर है दैट इज न्यूमेरिकल टेक्निक्स। ये जो न्यूमेरिकल टेक्निक्स चैप्टर है ये एग्जैक्ट 22 मार्क का पूछते हैं वो लोग। इसमें तो 22, 23 भी नहीं होता। तो दिस इज मॉड्यूल 4 और चैप्टर इसमें एक ही आता है, ट्रांसेंडेंटल। इट इज ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। ये पूरा कैलकुलेटर वर्क है, मतलब इसमें तुम्हें दिमाग से ज्यादा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। इट्स प्योरली कैलकुलेटर वर्क। चैट बॉक्स खुला है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकता है गाइस। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस इज प्योरली कैलकुलेटर वर्क। इसमें 3 सम्स आएंगे। अब इसमें कैसे सम्स आएंगे बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि वैसे भी सब कैलकुलेटर वर्क होगा। एक सम होगा 6 मार्क का और बाकी दोनों सम होंगे 8-8 मार्क के। जनरली हमारा यूनिवर्सिटी बोलता है कि जिस बच्चे का मैथ्स बहुत वीक है, वैसे भी अगर आपका मैथ्स वीक है तो इंजीनियरिंग में आपको भारी प्रॉब्लम आने ही वाली है, वो अलग बात है। क्योंकि ये कैलकुलेटर टाइप के चैप्टर सेम 4 और 3 में नहीं होते, पर फिर भी एटलीस्ट वो सेम 1 और सेम 2 में थोड़ा सा बच्चे लोग को पास होने के लायक मटेरियल देता है। बोलता है 22 मार्क यहां बना लो, 22 मार्क का काम यहां कर लो अगर आप मैथ्स में वीक हो तो। एक सम 6 मार्क का ये भी आएगा, लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, विच विल बी अ इजी टॉपिक, तो ये भी बच्चा स्कोर कर सकता है। तो 22 पहले स्कोर किया, 6 यहां स्कोर कर पाया तो 28, पर इसके लिए थोड़ा मैथ्स आएगा। लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करने के लिए थोड़ा सा मैथ्स बच्चे को आना पड़ेगा। 28 के बाद बच्चा ये 8 मार्क कर ले, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी होगा। यूलर थियरम ऑन होमोजीनियस इक्वेशन, फिर ये कर ले तो 36 हो गया। दैट्स इट। अगर बच्चा बहुत वीक है तो इतना तो बच्चे को करना पड़ेगा, दे हैव टू डू दिस मच एटलीस्ट। ये जो 125 मार्क का मैंने आपको बोला कि नॉन ऑटोनॉमस में होता है, इसमें तुम्हारा 80 मार्क्स का तो थियरी पेपर होता है। इसमें 80 मार्क्स का तो थियरी पेपर होता है, जिसमें से पासिंग इज 32।
तो एज आई टोल्ड यू कि आप अगर वो इजी कंसेप्ट्स और कैलकुलेटर बेस्ड चैप्टर कर लेते हो तो आपने 36 मार्क का किया, पर उसके लिए भी थोड़ा बहुत मैथ्स तो करना ही पड़ेगा ना। लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड यूलर थियरम ऑन होमोजीनियस इक्वेशन, थोड़ा तो मेहनत लगेगा गाइस। 20 मार्क का तो तुम्हारा कॉलेज संभाल लेता है, मतलब पूरा नहीं देगा, 12-15 तक दे देगा। इसको यूएटी या आईएटी कुछ भी बोल सकते हो, इंटरनल असेसमेंट टेस्ट, यूनिट असेसमेंट टेस्ट, यूटी भी बोलते हैं। ये तुम्हारा कॉलेज कंसिडर करेगा। इस 20 में से भी 8 मार्क्स पासिंग होता है। अगर ये 20 में से भी पास करना है तो 8 मार्क का पासिंग है, और 25 मार्क्स का तुम्हारा टर्म वर्क होता है। मतलब तुम्हारा होमवर्क, तुम्हारी अटेंडेंस, एवरीथिंग। तो 25 मार्क्स का तुम्हारा टर्म वर्क होता है। इस 25 मार्क के टर्म वर्क में भी 10 मार्क्स पासिंग होता है। बिलीव मी, जहां पास होने का सवाल है, इन दोनों में पास होना इजी है। लेकिन पास, ऐसा नहीं 20 में से 20 मिलना नहीं है, वो तो डिफिकल्ट है। लेकिन इन दोनों में पास होना रादर इजी है। डिफिकल्टी आती है यहां पे। इधर पास होना एक अपने आप में ट्रिकी जॉब है। इसी के लिए मैंने बोला एक लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ इजी वन, एक यूलर थियरम ऑन होमोजीनियस इक्वेशन इज अ इजी वन। यानी 6 और 8 14 मार्क्स। तो तुम्हारा यहां 14 मार्क्स इजी हो गया। Okay, just give me a moment. My page scrolling is somehow disturbed right now. Yes guys, और उसके बाद ये कैलकुलेटर वर्क वाला चैप्टर इज इजी वर्क। यानी 36 मार्क्स का इजी होता है। एक चैप्टर ऐसा भी है जिसको मैं मॉड्यूल में नहीं मानता, मतलब वो किसी मॉड्यूल का हिस्सा बनना ही नहीं चाहिए। फिर अगर चैप्टर टेक्स्ट बुक में है तो वो बनाने वाला किसी ना किसी मॉड्यूल में तो डालेगा। दैट्स अ फॉर्मेलिटी। This chapter is called expansion of functions. Expansion of functions. Guys, expansion of function बहुत ही बड़ा और मेजर कंसेप्ट है ऑफ मैथ्स। ये चैप्टर हमको सिखाता है कि कंप्यूटर मैथ्स की कैलकुलेशंस कैसे करता है। 11th-12th में e⁻⁴ और log 1 + x
कि तुम लोगों ने सीरीज देखी है। मुझे याद है जब तुमको सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर पढ़ाया जाता है, तो ये सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर का एक हिस्सा होता है। ई रेज टू एक्स की सीरीज और log 1 प्लस एक्स की सीरीज, ये दोनों तुम्हारे सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर का एक हिस्सा होते हैं। लेकिन बहुत ही कम बच्चों को पता होगा कि जिस तरह की सीरीज 11th स्टैंडर्ड इनकी सिखाता है, अब बच्चों को याद होगा तो, हाँ, ई रेज टू एक्स का फॉर्मूला था 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऑब्वियसली अगर ये याद है तो पता होगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अभी देख लो। इसे हमने सीक्वेंसेस सीरीज में किया था। टेलर सीरीज थोड़ी सी अलग होती है बेटा, टेलर सीरीज थोड़ी सी अलग होती है। उमंग बेटा, पढ़ाई स्टार्ट किया नहीं और अभी से हम ये सोचने में लग गए कि कितना पोर्शन एलिमिनेट होगा। कम ऑन गाइज, वी आर गोइंग टू डू इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में अगर मैं ये पहले सोचूंगा कि पोर्शन कितना एलिमिनेट होगा तो मैं पढ़ाई क्या करूंगा यार। आज तो मेरा सिलेबस एक्सप्लेनेशन का लेक्चर चालू है और उसमें ही तुम लोग पूछ रहे हो, एक बच्चा पूछ रहा है कि कितना पोर्शन एलिमिनेट होगा। नो गाइस, डोंट डू दैट। log 1 प्लस एक्स की सीरीज होती है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। बेटा तुम सबकी क्वेरीज का आंसर दूंगा लेक्चर के बाद, प्लीज लेक्चर के बाद। प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स रेज टू 4 बाय 4 प्लस एक्स रेज टू 5 बाय 5 एंड सो ऑन। पर बहुत ही कम बच्चों को पता होगा कि इस टाइप की सीरीज साइन एक्स के लिए भी एग्जिस्ट करती है। हाँ, इसे मैक्लॉरियन सीरीज बोलते हैं, राइट। अब ये सीरीज क्या है अपन बाद में पढ़ेंगे। कॉस एक्स के लिए भी एग्जिस्ट करती है, टैन एक्स के लिए भी एग्जिस्ट करती है। इनफैक्ट आप ऐसा कह सकते हो कि जितने भी मैथ्स में फंक्शंस अवेलेबल है सबके लिए करती है। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, सबके लिए। ये सीरीज सबके लिए एग्जिस्ट करती है। वो जो आज तुम लोग ने सेकंड चैप्टर का नाम पढ़ा हाइपरबोलिक फंक्शन, उसके लिए भी साइन हाइपरबोलिक एक्स ऐसा होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, टैन हाइपरबोलिक एक्स, इन सब के लिए भी सीरीज एग्जिस्ट करती है। आप जब एक कंप्यूटर को मैथ्स की कैलकुलेशंस करने को बोलते हो, आप कंप्यूटर को बोलते हो, मतलब कंप्यूटर मतलब माइक्रो प्रोसेसर। आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया कि बेटा मुझे साइन एक्स कैलकुलेट करके दे, तो तुम एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर को बोलते हो कि मुझे मैथ्स की कैलकुलेशन करके दे। माइक्रो प्रोसेसर एक दूसरे प्रोसेसर को कमांड ट्रांसफर करता है।
उस प्रोसेसर का नाम होता है मैथ को प्रोसेसर. देयर इज समथिंग कॉल्ड मैथ्स को प्रोसेसर. जो बच्चे सीएस के हैं, सीएस वाले, जिन लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में कंप्यूटर साइंस लिया था, उन्होंने पढ़ा था माइक्रो प्रोसेसर्स 8085, 8086, ये सब पढ़ा होगा. 8085 is a 8-bit microprocessor. 8086 is a 16-bit microprocessor. आगे चल के 80286 भी आया, 80386 भी आया. ये सारे के सारे बेटा माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, मतलब बेसिकली ये कंप्यूटर्स हैं. 80486 भी आया, लेकिन 80486 के बाद जो जनरेशन मार्केट में आई वो थी पेंटियम. एट 8085 सबसे पहले आया, जिसकी वजह से एक कंप्यूटर चल पाया. फिर 8086, फिर 80286, फिर 80386, फिर 80486, 80486 के बाद पेंटियम आया. और आज तो सबको पता है i5 i7 का जमाना है. ये चलते 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 आज के तारीख में i7 तक बात आ चुकी है. उसी तरह जिस तरह ये सब होते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स, उसी तरह देयर इज अ चिप कॉल्ड मैथ को प्रोसेसर. ये जो मैथ को प्रोसेसर है, दैट चिप इज 8035. अभी इसका लेटेस्ट वर्जन कुछ आया होगा तो बात की स्टोरी है. 8035 ये वो मैथ को प्रोसेसर है जिसकी वजह से तुम्हारा कंप्यूटर मैथ्स की कैलकुलेशंस करता है. एंड ये 8035 is basically programmed using this expansion of functions. It is programmed using expansion of functions. यानी जिस बच्चे को ये चैप्टर आता है वही चल के आगे फ्यूचर में नया मैथ को प्रोसेसर बना पाएगा. तो उससे एक्सपांशन ऑफ फंक्शंस टॉपिक आना चाहिए. कोई भी फंक्शन को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, या कैलकुलेटर या कंप्यूटर उसे कैलकुलेट कैसे करता है. बहुत इंटरेस्टिंग सिलेबस है गाइस. आप में से कई लोगों को डीजे सांघवी लग गया, एसपीआईटी लगा, वीजेटीआई लगा, ठाकुर लगा. बेटा ये सारे कॉलेजेस ऑटोनॉमस है. तो अगर आपका कॉलेज ऑटोनॉमस है तो पॉसिबल है कि तुम्हारे कॉलेज में एक्स्ट्रा टॉपिक्स हो सकते हैं. योर कॉलेज कैन हैव एक्स्ट्रा टॉपिक्स आल्सो, जिसमें प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि तुम्हें एक चैप्टर आएगा कॉल्ड जेकोबियंस. एक चैप्टर है, नाम है जेकोबियंस. जेकोबियंस चैप्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स. 1 मिनट गाइस, सीमा डोर बंद करना. It's a combination of
partial derivatives and the chapter determinants. यानी यहां आपको थोड़ा बहुत डिटर्मिनेंट्स भी आना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको पार्शियल डेरिवेटिव भी आना चाहिए, तो आप ये चैप्टर कर पाओगे. इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, ये भी एक चैप्टर है जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस को हो सकता है. इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स एमयू में नहीं है, ये चैप्टर्स एमयू में नहीं है. इनडिटर्मिनेट फॉर्म इज नथिंग बट लिमिट्स. Indeterminate form is nothing but limits. ठाकुर कॉलेज, उसका तो एक स्पेशल चैप्टर है बीटा गामा फंक्शंस. ठाकुर कॉलेज होगा तो वो सेम 1 में ये भी रखेगा बीटा गामा फंक्शंस. पता नहीं क्यों रखता है, दैट इज आई डोंट नो. ये जो बीटा गामा फंक्शंस है, दिस इज बेसिकली इम्प्रॉपर indefinite, sorry, it is improper definite integrals. ये वो इंटीग्रेशंस हैं जो नॉर्मल किसी मेथड से नहीं होने वाले. तो बीटा गामा फंक्शंस, बट दिस चैप्टर विल बी ओनली फॉर ठाकुर, ओनली ठाकुर कॉलेज. ऐसा छोटा छोटा मस्ती ठाकुर को बहुत है. ठाकुर एक और चैप्टर रखता है, वेक्टर कैलकुलस. तुम्हारा जो ठाकुर कॉलेज है वो एक चैप्टर और रखता है कॉल्ड वेक्टर कैलकुलस. नाम से थोड़ा बहुत आइडिया समझ ही गया होगा. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर कंसेप्ट, डेरिवेटिव्स कंसेप्ट एंड इंटीग्रल कंसेप्ट. मतलब वो वेक्टर, डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन को कंबाइन करता है. अगेन, वेक्टर कैलकुलस विल बी ओनली एप्लीकेबल फॉर ठाकुर कॉलेज. अगर मैं वेक्टर कैलकुलेशन चैप्टर, वेक्टर कैलकुलस चैप्टर की बात करूं तो इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ठाकुर कॉलेज. ऊपर के दोनों चैप्टर एनी ऑटोनॉमस कॉलेज. मतलब ये दोनों चैप्टर वीजेटीआई को भी हो सकते हैं, एसपी को भी हो सकते हैं, डीजे को भी हो सकते हैं, ठाकुर को भी हो सकते हैं, एनीबडी, एनीबडी. और ये सब ऑटोनॉमस वालों के लिए स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं. दे आर स्पेसिफिक टॉपिक्स फॉर ऑटोनॉमस कॉलेजेस. चिंता नहीं, अगर ऑटोनॉमस चैप्टर ऐड करता है तो वो कहीं ना कहीं तुम्हें चैप्टर सब्ट्रैक्ट भी करेगा. तो ऑटोनॉमस कॉलेज क्या करेगा, ये जो कैलकुलेटर वाला टॉपिक है ये हटा देता है. तो इट इज नॉट इन ऑटोनॉमस. यानी ऑटोनॉमस वालों को ये इजी चैप्टर हाथ में ही नहीं आता है. हाँ, ये उनके लिए एक नेगेटिविटी हो गई कि सर एक ही चैप्टर तो था जो एकदम इजी था, हम कैलकुलेटर के दम पे 22 मार्क कमा सकते थे. करेक्ट. ऑटोनॉमस कॉलेज वाले वो चैप्टर नहीं रखते, दे रिमूव दैट.
वो बोलते हैं कि तुम्हें इजी से क्या मतलब है, तुम इंजीनियर बनो ना। डिफिकल्ट थिंग्स करोगे तो इंजीनियर बनोगे, इजी थिंग्स करने से इंजीनियर थोड़ी बनना है। हाँ, आई एम जस्ट होपफुल कि जितना मैं समझा रहा हूं बच्चों को समझ में आ रहा है। ये पूरा तुम्हारा पोर्शन था बेटा, दिस इज ऑल इन ऑल योर पोर्शन ऑफ मैथ्स। Autonomous, non-autonomous, everything we tried to cover. As far as the level of engineering is concerned, believe me, I tell you, engineering इतना डेप्थ में जाता है, engineering goes too much into depth of maths. हाँ बेटा, ये सेम वन का पोर्शन है, यस, ये सेम वन है। तुझे क्या लगा मैंने पूरे साल का बताया? नहीं नहीं, ये ओनली सेम वन है, इसीलिए तो बोला बहुत डिफिकल्ट जाएगा सेम वन में, वो भी सिर्फ 3 या 4 महीने में आपको इतने सारे चैप्टर्स कवर करने। ये सिर्फ एक सेमेस्टर का बात है बेटा, एक सेमेस्टर यानी 4 महीना। 4 months जॉब डन। इसमें जो बच्चा नॉर्मली खुद से पढ़ने की ट्राई करता है उसे प्रॉब्लम इतनी नहीं आती है, लेकिन उसको 3-4 कंसेप्ट्स ऑप्शन में छोड़ने ही पड़ते हैं, वो पूरा कवर नहीं कर पाता है। पॉसिबल ही नहीं है ना गाइस, पॉसिबल ही नहीं है। सोचो इंजीनियरिंग इतना लेवल तक जाता है, सोचो मैं हाइपरबोला बना रहा हूं, दिस इज हाइपरबोला। यू मस्ट हैव हर्ड, हाइपरबोला की कार्टेशियन इक्वेशन होती है। हाँ, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं नाउ, दिस इज लेवल ऑफ इंजीनियरिंग। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इंजीनियरिंग का लेवल है। तो हाइपरबोला की कार्टेशियन इक्वेशन होती है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। और हाइपरबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है x इक्वल टू a sec थीटा एंड y इक्वल टू b tan थीटा। ये मेरे हाइपरबोला की कार्टेशियन इक्वेशन होती है और ये मेरे हाइपरबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है। पर सोचो इंजीनियरिंग क्या बोलेगा? इंजीनियरिंग बोलेगा क्या ये कंसेप्ट रियल लाइफ में अप्लाई हो सकता है? कैन दिस कंसेप्ट बी अप्लाइड इन रियल लाइफ? आंसर इज नो। क्यों? अगर आपने रियल लाइफ में देखा होगा बेटा, रियल लाइफ मतलब क्या? पहली बात तो समझ लो, व्हेन यू से मैथ्स एंड व्हेन यू से फिजिक्स, ये दो में फर्क है। एक्चुअली दोनों एक ही चीज है, मैथ्स और फिजिक्स आर वन एंड सेम। मैथ्स जो होता है उसको कहते हैं आइडियल प्लेटफॉर्म, और फिजिक्स जो होता है उसे कहते हैं प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म। ये जो प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म है इससे अपना बेस तो लेना आइडियल से ही पड़ता है।
नाउ फिजिक्स बोलता है कि अगर मेरे पास एक फोर्स है, अरे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी ले लो, फोर्स ले लो, मैग्नेटिक इंडक्शन ले लो, मैग्नेटिक मोमेंट ले लो, आपको जो लेना है ले लो, whether you call it force, whether you take magnetic induction or whether you take magnetic moment, जो भी लेना है ले लो। जब हम इसको कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट होता है एक्स कंपोनेंट और एक कंपोनेंट होता है वाई कंपोनेंट। वी से दैट देयर इज अ एक्स कंपोनेंट एंड देयर इज अ वाई कंपोनेंट। इसका जो एक्स कंपोनेंट होता है वो होता है एफ कॉस थीटा, तो इसका एक्स कंपोनेंट हम बोलते हैं इज अ कॉस कंपोनेंट एंड इसका वाई कंपोनेंट इज अ साइन कंपोनेंट। ये स्टैंडर्ड है बेटा, मैथ्स के लिए ये एकदम स्टैंडर्ड है। यानी अगर मैं अप्लाई करने की बारी में आऊं कि अप्लाई कैसे किया जाता है, तो फिजिक्स बोलता है एक्स इज ऑलवेज अ कॉस कंपोनेंट। ये जो एक्स कंपोनेंट होता है ये ऑलवेज कॉस कंपोनेंट होता है, और ये जो वाई कंपोनेंट होता है ये ऑलवेज साइन कंपोनेंट होता है। तो x कंपोनेंट इज ऑलवेज अ कॉस कंपोनेंट, y कंपोनेंट इज ऑलवेज अ साइन कंपोनेंट। तो बेटा हाइपरबोला कैसे एक्सेप्ट हो गया? हाइपरबोला ने तो ये कह दिया कि x कंपोनेंट इज अ सेक कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट इज अ tan कंपोनेंट। ये कैसे एक्सेप्ट हुआ? तो हाइपरबोला बोलेगा आई एम नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ, क्योंकि x कंपोनेंट कभी सेक कंपोनेंट नहीं हो सकता, y कंपोनेंट कभी tan कंपोनेंट नहीं हो सकता। हाँ, यानी कहीं ना कहीं तुम्हें इंजीनियरिंग बोल रहा है कि ये जो हाइपरबोला है, ये वाला जो अभी तुमने बोर्ड पे बनाया, इट्स एक्चुअली अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। इट्स एक्चुअली अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, ये रियल कंसेप्ट नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, क्योंकि इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन फिजिक्स यूज ही नहीं कर सकता। ये जो मैंने आपको अभी अभी बताया हाइपरबोला का लफड़ा, कि हाइपरबोला को मेरा फिजिक्स यूज नहीं कर सकता, तो फिजिक्स में ये यूज कर सके इसीलिए तो हमने ये वाला कंसेप्ट जनरेट किया, हाइपरबोलिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक फंक्शंस कंसेप्ट ही हमें सिखाता है कि हम ये चैप्टर को फिजिक्स में यूज कैसे करेंगे। हाउ विल वी यूज दिस चैप्टर इन फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट गाइस। अब वो कैसे करेंगे वो तुम्हें चैप्टर सिखाएगा, वो मैं अभी आज के लेक्चर में नहीं बता रहा हूं। इन टूडेज लेक्चर आई वोंट बी एबल टू, बट आई विल टेल यू लेटर ऑन कि ये कैसे यूज होगा।